नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 में एनसीईआरटी पे आधारित सॉल्यूशन है। पहले भी एनसीईआरटी पे आधारित सॉल्यूशन ही करवा रहे थे और ये जो सेट है ये सेट एनसीईआरटी पे आधारित ही है और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। 120 क्वेश्चन का आपको इसमें एनालिसिस मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अगर सेट 4 का आप ज्योग्राफी के अलावा जो हिस्ट्री और 70 नंबर का जो जीएस पार्ट है उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरा सेट 3 प्रैक्टिस सेट 3 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये भूगोल का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है भूगोल का, यानी 71 नंबर से शुरू है। आपका 2 सेगमेंट आता है, 71 नंबर से शुरू होता है, जो कि भूगोल और इतिहास। तो शुरू करते हैं। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में। आप ये बताइए कोलेरू झील किस नदी पर है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला होता है, वहीं आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला में है कोलेरू झील। और ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पे स्थित है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। और कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल है, यानी कि वेटलैंड एरिया है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, और महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि कोलेरू झील किस पानी के लिए जाने जाते हैं, खारे पानी या मीठे पानी? तो ये मीठे पानी के लिए, मीठे पानी के झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात गोवा में है? तो गोवा में है आपका दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात गोवा में। ये कर्नाटक और गोवा के सीमा पर स्थित है कावेरी नदी पर, ठीक है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है, सबसे बड़ा है जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात। और ये जलप्रपात कर्नाटक में है, शिव समुद्रम ये कर्नाटक में है, और ये भी कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। अब बात करें गोकाक जलप्रपात, ये भी आपका कर्नाटक में हो जाएगा। आगे बात करें तो डुमडुमा भी जलप्रपात एक है, डुमडुमा जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, मचकुंड नदी पर है डुमडुमा जलप्रपात। 73 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पर बना हुआ है, जो कि सुंदरवन डेल्टा है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। और ये डेल्टा जो है हुगली और मेघना नदी इधर से म्यांमार से आते हुए, तो हुगली म्यांमार नहीं, सॉरी, ये मिज़ोरम से आती है मेघना नदी और हुगली नदी के संगम पे भी बना है। इधर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पर भी है। तो ये सब मिलने के बाद ये मेघना हो जाती है, मेघना और पद्मा के मिलने से ये बनता है। और दक्षिण अमेरिका की है एक, दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका की एक है अमेजन नदी और टोकेंस्टिन्स, अमेजन और
टोकेंस्टीन नदी है, टोकेंस्टीन नदी, ये दोनों के संगम पर बना हुआ है सबसे बड़ा नदी। इनके द्वारा एक विशाल डेल्टा बना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये विशाल है। सबसे बड़ा तो विश्व का यही है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, लेकिन ये भी उत्तर दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी और टोकेंस्टीन नदी द्वारा गठित है, एक विशाल नदी डेल्टा भी है वहाँ का, अमेजन और टोकेंस्टीन डेल्टा कहे जाते हैं जो। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। बात करें तिल की, तो तिल जो है 20 से 25 डिग्री, ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में तापमान में इनका जो है तिल उपजता है। और वहीं इन तिल में वर्षा जो होता है, इनको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है तिल की फसल में। ये भारत में, दक्षिण भारत में जो है दक्षिण भारत में तिल को रबी का फसल कहा जाता है दक्षिण भारत में। वहीं उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिल हो जाएगा। तिल की खेती के लिए बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, दोमट मिट्टी, ठीक है। अगर रागी की बात करें तो रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है, रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है ये रागी। तो रागी जो है आपका, रागी की फसल जो है शुष्क प्रदेशों में उगाई जाती है। इसके लिए लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, काली और दोमट मिट्टी इनके लिए जो है उपयुक्त होता है। और दोमट के अलावा है बलुआ मिट्टी भी इनके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। तो ये हो गया लाल, काली, दोमट और बलुआ मिट्टी रागी के उत्पादन के लिए उपयुक्त मृदा है। अगर बात करें गन्ने की, तो गन्ना यूपी में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यूपी में, यूपी के अलावा दूसरे स्थान पे, फर्स्ट स्थान यूपी हो जाएगा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और यूपी पहला और महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे गन्ना आएगा उत्पादन में। तो ये हो गया 74 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, कौन सी मृदा उत्तर मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है? कौन सी मृदा जो है उत्तर मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घेरे हुए हैं? तो उत्तर भारत जो है, और ये उत्तर भारत हुआ। तो ये उत्तर भारत में फैली हुई है, तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि 40% भाग में फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल कर। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस राज्य में, तो जलोढ़ मृदा जो है पंजाब से लेकर आपका असम तक फैली हुई है। यानी कि यहाँ पंजाब है, पंजाब से लेकर पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, थोड़ा सा उत्तरी भाग एमपी का, फिर बिहार हो गया, झारखंड हो गया, हल्का झारखंड का उत्तरी भाग, और पूरा आपका बिहार लगभग थोड़ा सा मतलब नदी एरिया जो है यहाँ हो जाएगा बिहार। और ये पश्चिम बंगाल होते हुए असम तक ये फैला हुआ है। उसके अलावा कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो उसके अलावा है पंजाब से असम के विशाल मैदान में है जलोढ़ मृदा। उसके अलावा है नर्मदा ताप्ती नदी के
नदी घाटी में, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी में, उसके अलावा है ये गोदावरी नदी घाटी में, कृष्णा नदी घाटी में है, महानदी घाटी में भी है आपका जलोढ़ मृदा। कृष्णा गोदावरी महानदी और नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, ताप्ती और नर्मदा ये नदी घाटियों में पाई जाती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है धूसर कलर का होता है, राख के कलर का, धूसर या राख बोल सकते हैं। ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होता है। ये उपजाऊ मिट्टी है, कृषि के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मृदा है। उर्वरता भी इसमें अधिक होती है, उर्वरता की मात्रा अधिक होती है लाल मृदा में, जलोढ़ मृदा में। अब काली मिट्टी जो है, काली को रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी। और काली मिट्टी का निर्माण जो है बैसाल्ट लवा के अपक्षय से हुआ है। बैसाल्ट लवा के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है। और एक लेटेराइट मृदा होती है। लेटेराइट मृदा का लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे के अंश होने के कारण उसके लाल रंग, मृदा का लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, लेटेराइट मृदा। और लाल मृदा को लाल दोमट मृदा भी कहते हैं। लाल दोमट मृदा यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है, भारत के पश्चिमी घाट में ये गिरिपथ क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में लाल दोमट मृदा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना या ड्वार्फ प्लैनेट है? बौना ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो हमारे सौर मंडल का कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है? तो ये सौर मंडल से है क्वेश्चन। ये मेके जो है, मेके भी बोलते हैं, मेके या मेक, ये जो है ड्वार्फ प्लैनेट है हमारे सौर मंडल का। और अभी जो है बौना ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो सीरीस आते हैं, सीरीस के अलावा आता है आपका प्लूटो, जो कि 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। प्लूटो, सीरीस, इरिश ये आता है, होमा, इरिश, सीरीस, होमा और मेक, ठीक है, ये सब बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, किसेराइट किस खनिज का अयस्क है? तो किसेराइट जो है, किसेराइट किस खनिज का अयस्क है? किसेराइट तो ये मैग्नीशियम का खनिज अयस्क है किसेराइट। तो किसेराइट का जो है ये सूत्र होता है, किसेराइट का रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम सल्फर डाइऑक्साइड और इंटू जल। तो ये हो गया किसेराइट। और इसी के कारण, मैग्नीशियम के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है। पौधे का रंग क्या होता है? पौधे का रंग हरा होता है किसेराइट के कारण ही, मैग्नीशियम के कारण। तो ये किसेराइट जो मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। और मैग्नीशियम धातु का जो है निष्कर्षण, मुख्यतः मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है कर्नालाइट अयस्क से किया जाता है। तो मैग्नीशियम का निष्कर्षण कर्नालाइट धातु से किया जाता है। और फ्लैश लाइट जो होता है, फ्लैश लाइट के बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में ये बल्ब है, बल्ब में नाइट्रोजन ऑक्साइड के गैस जो नाइट्रोजन गैस में जो है ये तार जो है मैग्नीशियम का तार लगा रहता है। नाइट्रोजन के गैस में मैग्नीशियम का तार लगा रहता है फ्लैश लाइट बल्ब में। आगे देखिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है क्या कहा जाता है? OH होगा, हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाने जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, ये लोहे का अयस्क है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये किसेराइट का खनिज अयस्क है, लोहा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, कौन सी आर्द्र भूमि केरल में स्थित है? तो केरल का आर्द्र भूमि रामसर स्तर के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर बात करें शास्तामकोट्टा झील, शास्तामकोट्टा झील की, तो इसका नामकरण जो है शास्ता नाम के मंदिर पे रखा गया है। शास्ता प्राचीन शास्ता मंदिर था। शास्ता मंदिर जो है, शास्ता मंदिर के नाम पर रखा गया है। शास्तामकोट्टा झील का नामकरण इन्हीं मंदिरों के नाम पर रखा गया है, शास्तामकोट्टा झील। और शास्तामकोट्टा झील जो है केरल की आर्द्र भूमि है और ये सबसे ताज़े पानी की झील है। ताज़े पानी की झील है ये शास्तामकोट्टा झील। और शास्तामकोट्टा झील जो है इसी झील के तट पर है शास्ता मंदिर। इस झील का उपयोग जो है मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। तो शास्तामकोट्टा झील मछली के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ मछली पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मछली होगा। भारत का जो है आगे है, तो भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है? रेणुका वेटलैंड है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो रेणुका है, रेणुका आर्द्र भूमि। और वहीं बात करें भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि की, तो ये सुंदरवन डेल्टा हो जाता है, सुंदरवन डेल्टा। और सांडी पक्षी अभयारण्य जो है, ये सैंडी पक्षी अभयारण्य जो है यूपी में है, सैंडी पक्षी अभयारण्य। होकेरा आर्द्र भूमि, ये जो है होकेरा, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे होकेरा आर्द्र भूमि के बारे में। और कृत्रिम आर्द्र भूमि कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम आर्द्र भूमि, कृत्रिम वेटलैंड कौन है? वेटलैंड, तो कृत्रिम वेटलैंड है आपका हरिके बैराज है। हरिके बैराज के बारे में आप सुने होंगे, हरिके बैराज के बारे में। तो ये कृत्रिम आर्द्र भूमि है, बैराज, हरिके बैराज। 79 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान निम्नलिखित में किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? तो डायमर भाषा बांध का निर्माण पाकिस्तान किस नदी पर कर रहा है? तो डायमर भाषा बांध का निर्माण जो है ये पाकिस्तान जो अधिकृत है गिलगित और बाल्टिस्तान में, गिलगित और बाल्टिस्तान में, गिलगित और बाल्टिस्तान में, यहाँ पे कश्मीर के जम्मू कश्मीर में है, JNK में। तो गिलगित बाल्टिस्तान में जो है डायमर जिले में, ये डायमर जो भाषा है डायमर भाषा से नाम से बना है डायमर जिला। डायमर जिले में सिंधु नदी पर डायमर भाषा बांध का निर्माण कर रहा है पाकिस्तान। आगे ये सिंधु की सहायक नदी है सतलुज, चिनाब, झेलम। ठीक है, झेलम, रावी, ये हो गया सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? तो महादेव पहाड़ियों के बारे में है, किस राज्य में, मुख्य रूप से किस राज्य में है?
महादेव पहाड़ी जो है एमपी में है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। इसी महादेव पहाड़ी पर जो है धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी स्थित है। महादेव पर्वत पर ही धूपगढ़ ऊंची चोटी स्थित है। और धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है तो 1350 माना जाता है, या 1365 भी कहा जाता है, कहीं कहीं 1365 भी मीटर ऊंचा है धूपगढ़ की ऊंचाई। तो ये धूपगढ़ कहाँ स्थित है तो महादेव पहाड़ी पर है। महादेव पहाड़ी ये धूपगढ़ क्या है तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। और महादेव पहाड़ी जो है सतपुड़ा रेंज में ही स्थित है, इसी के ऊपर में है धूपगढ़ की चोटी। और सतपुड़ा जो है ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है। और ये सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ही आपकी ताप्ती नदी निकलती है और पश्चिम में प्रवाहित हो जाती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है एस्चुरी बना के। और मैकाल पर्वत जो है कहाँ है स्थित तो मैकाल पर्वत के बारे में अगर कहें तो ये भी महत्वपूर्ण पर्वत है। मैकाल पर्वत ये आपका छत्तीसगढ़ में है मैकाल पर्वत। और वहीं ग्रेनाइट जो है इनका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल लवा के चट्टाने से हुआ है धूपगढ़। और ये सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट के लावा से बना है, बेसाल्ट के लावा से। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में राजमहल की पहाड़ी है, ठीक है। और झारखंड में सबसे ऊंचा शिखर है सम्मेत शिखर है, ठीक है, सबसे ऊंची शिखर। इनका हाइट है 1365 मीटर, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का। और झारखंड से लेकर यूपी झारखंड दक्षिण पूर्व राजस्थान एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, हल्का सा उत्तरी मध्य प्रदेश। तो ये यहाँ तक जो है आपका विंध्याचल जो है फैला हुआ है, विंध्याचल पठार झारखंड यूपी दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। विंध्याचल का पठार, एक विंध्याचल का पठार है विंध्याचल। तो यूपी उत्तर पूर्वी राजस्थान और झारखंड। तो अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है तो नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है, कोसी तो निकलती है, ठीक है, गंडक भी निकलती है, नर्मदा नहीं निकलती। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नर्मदा नदी का उद्गम अगर बताएं तो इनके बारे में उद्गम स्थल तो ये छत्तीसगढ़ में जो मैकाल पर्वत है, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, यहीं से इनका उद्गम होता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार है, ठीक है। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में के समीप ही है अमरकंटक पहाड़ी पठार भी कह सकते हैं। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी और ये अरब सागर में मिल जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अब गंडक नदी के बारे में कहें तो इन्हें नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी को, गंडक नदी दो धाराओं गंडक नदी दो धारा काली और त्रिशूली गंगा से मिलकर बनती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है।
तो नेपाल हिमालय और धौलागिरी वो माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है ये आपका गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध उड़ीसा में है, उत्तराखंड में है, यूके में। तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा है। टिहरी बांध क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। तो टिहरी बांध जो है भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर है और सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है टिहरी बांध। ये आपका उत्तराखंड में है टिहरी बांध। और टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो 261 मीटर ऊंचा है तथा लंबाई की बात करें तो लंबाई 575 मीटर लंबा है, 575 मीटर। अगर बात करें भाखड़ा नंगल बांध की तो ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर। ये बहुउद्देशीय भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड बांध की बात अगर करें, ये भाखड़ा नंगल के बारे में और एक बात है, ये गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बांध है, गुरुत्वीय बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड से सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल बांध क्या है? भाखड़ा नंगल बांध। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना है और विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है भाखड़ा नंगल बांध। तो आंसर में ये टिहरी बांध हो जाएगा। ठीक है। और हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है? तो चाय और कॉफ़ी जो है लेटेराइट मिट्टी की सबसे मुख्य फसल है चाय कॉफ़ी। और लेटेराइट मिट्टी में चाय कॉफ़ी के अलावा कहवा भी उगाया जाता है। चाय कॉफ़ी कहवा रबड़, सिनकोना की छाल से जो मलेरिया का दवाई बनता है, और मुख्य रूप से और काजू, ये लेटेराइट मिट्टी में उगाई जाती हैं। आगे है लेटेराइट मिट्टी में लौह अयस्क और सिलिका पाया जाता है। ठीक है, लौह अयस्क और सिलिका की मात्रा पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी में जो है चूना पत्थर, पोटास, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, चूना, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसकी कमी पाई जाती है या नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या क्या बताएं? नाइट्रोजन, ठीक है, N2, नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सह्याद्री हो गया, सह्याद्री पूर्वी घाट हो गया। ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सह्याद्री पूर्वी घाट और विंध्य क्षेत्र है। असम हो गया, असम क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी में ये, और पूर्वी घाट हो गया, सतपुड़ा क्षेत्र हो गया आपका। यहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
अब चाय की बात करें तो ये चाय जो है, और ये चाय 1835 में सबसे पहले उगाई गई थी। 1835 में पहली बार चाय का उत्पादन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ठीक है। और सबसे पहले असम क्षेत्र में शुरू किया गया था चाय का खेती। चाय हिंद, चीन या चीन से मंगाया गया था। और कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी 17वीं सदी में लाई गई थी। 17वीं सदी में कर्नाटक राज्य में चिकमंगलूर के बाबा बुदान की पहाड़ी पर। अब बाबा बुदान ने ही लाए थे बाबा, इसीलिए वहीं लगाया चिकमंगलूर में, तो उन्हीं के नाम से पहाड़ी का नाम रखा गया बाबा बुदान की पहाड़ी। 84 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये राजस्थान तो आएगा, हिमाचल प्रदेश भी आएगा, और ये पंजाब नहीं आएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुना नदी की बात करें तो बंदरपूछ है एक हिमानी ग्लेशियर, बंदरपूछ के पश्चिमी छोर पर है स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर। पश्चिमी क्षेत्र यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए आपका जो है इधर दिल्ली होते हुए इधर होके आपका राजस्थान से होते ये इधर आती है, आपका गंगा में मिलती है। यमुना नदी की लंबाई की बात करें तो 1375 किलोमीटर लंबाई है, 1375 किलोमीटर। और पंजाब में कौन सा नदी प्रवाहित होती है? तो ये बीच में है, किनके 5 नदियों के बीच में है, झेलम, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास। ये 5 नदियों के बीच में है, इसीलिए 5 नदियों की भूमि के बीच में है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। 85 नंबर क्वेश्चन है, महासागर का उतला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? उसे महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। यानी कि 1 डिग्री से भी कम औसत ढाल जिसका है, 1 डिग्री से भी कम औसत ढाल है, उसे महाद्वीपीय ताक कहलाता है। ये महाद्वीपीय ताक है जिसका ढाल बहुत ही कम है। इसे 4 भाग में बांटा गया है। तो एक महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न तट है। और दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, उसके अलावा है गहरे समुद्री मैदान है। और तीसरा है महासागरीय गर्त। तो यह 4 भाग में बांटा गया है महासागरीय नितल को। अगला क्वेश्चन है, किस महासागर में टोरेस जलडमरू स्थित है? तो टोरेस जलडमरू का बात करें तो ये न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है टोरेस जलडमरू। और ये टोरेस जलडमरू ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, और ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और ये पिछला क्वेश्चन ये था 85 नंबर में कि महाद्वीपीय ताप के बारे में। ये महासागरीय नितल का जो है 4 भाग होते हैं, उनमें से ये महाद्वीपीय ताप 1 डिग्री से भी कम होती है, इनका ढाल 1 डिग्री से भी कम होता है। और वहीं 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक ढाल
इसे के मध्य में महाद्वीपीय शेल्फ की होती है ढाल। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है? शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। तो 1 डिग्री से 3 डिग्री के मध्य होता है महाद्वीपीय शेल्फ की ढाल। और उसके अलावा जो है अवकाश ब्रेक कहा जाता है यहाँ। फिर महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट अभी देखे थे, नहीं इसमें नहीं। महाद्वीपीय मग्न तट की बात करें, महाद्वीपीय मग्न तट, तो यहाँ पर मग्न तट में जो है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये इस सब का जो है विशाल भंडार पाया जाता है महाद्वीपीय मग्न तट पर। वहीं 2 डिग्री से लेके 5 डिग्री के मध्य जिसका ढाल है उसे महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय ढाल। तो ये हो गया महाद्वीपीय नीतल के बारे में, महासागरीय नीतल के बारे में। तो यहाँ हो गया ये पैसिफिक ओशियन में ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य में है टॉरेंस जलडमरू। और उसके अलावा जो है क्या है कि प्रशांत महासागर के उत्तर में जो है बेरिंग जलडमरू है, प्रशांत महासागर के उत्तर में, जो कि उत्तरी अमेरिका और रूस को अलग करती है। या कहें तो इसे अलास्का महादेश और उत्तरी अमेरिका, अलास्का में उत्तरी अमेरिका का ही भाग है अलास्का, रूस या एशिया महादेश को अलग करता है। प्रशांत महासागर में ही पनामा की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और अलास्का की खाड़ी स्थित है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी की बात करें तो इसे शारदा की सहायक नदी बताया जाता है। ठीक है। और ये अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है सरयू नदी। ये अयोध्या के पास बहने वाली सबसे प्राचीन नदी है सरयू नदी। पिंडर नदी उत्तराखंड, सरयू नदी हो गया। ये पिंडर नदी जो है उत्तराखंड में है, यही बहने वाली नदी है, उत्तराखंड में बहने वाली पिंडर नदी है। शारदा नदी के बारे में हो गया कि सहायक नदी है सरयू नदी। ये पिंडर नदी ही या पिंडार नदी कहा जाता है, जो कि अलकनंदा इधर से आती है और यहीं कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, पिंडर नदी। तो यहीं से कर्णप्रयाग में मिलने के बाद इसे ये पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, इसीलिए इसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। ये टोंस नदी, ये यमुना की बाईं सहायक नदी है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिठानकोट में दैस नदी में मिल जाती है। तो ये 88 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मिठानकोट के पास सिंधु में सारी नदी आके मिल जाती है। आगे है होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुर में है। धर्मपुरी कहें तो हाँ, धर्मपुरी में स्थित है। कावेरी नदी पर है होगेनकल जलप्रपात, कावेरी नदी पर होगेनकल जलप्रपात है। तो ये कावेरी नदी पर है। और वहीं कुचिकल जलप्रपात जो है, कुचिकल जलप्रपात सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत की। ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में शिमोगा जिले में। और कर्नाटक का ही एक और शिवसमुद्रम जलप्रपात था। यहाँ महाराष्ट्र में लोनार झील है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो इनके देवेंद्र नाथ फडणवीस सीएम है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गया। जोगगरसप्पा जलप्रपात के बारे में सुना ही होगा आपने। जोगगरसप्पा
और या तो उसको जोग गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो ये भी कर्नाटक में ही है। तो कर्नाटक में हो गया आपका कौन कौन, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग गरसप्पा, और कर्नाटक में होगेनकल, होगेनकल ये हो गया तमिलनाडु में। और शिव समुद्रम जो है आपका कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम, और महात्मा गांधी जलप्रपात साबरमती नदी पर है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है कौन सी जलप्रपात, महात्मा गांधी या जोग गरसप्पा जलप्रपात। और कदम बांध की बात करें तो ये तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में है कदम बांध। और कदम नदी किस नदी के संगम पर है, तो ये गोदावरी नदी के संगम पर है, गोदावरी नदी, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये कदम नदी ये गोदावरी नदी के संगम पर है। और तेलंगाना में जो है कदम बांध है, तेलंगाना में। गोदावरी की बात करें तो इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बृहद गंगा, दक्षिणी गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और इनकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्राणहिता, ठीक है, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती नदी, प्राणहिता, पूर्णा नदी, ठीक है, वर्धा, पूर्णा, इंद्रावती। और ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबक पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर भी बोल सकते हैं। 91 नंबर है, हैदराबाद शहर निम्नलिखित में देशों में से किसमें स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है हैदराबाद शहर। तो डी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये हैदराबाद देसी रियासत जो है हमारा, देसी रियासत का जो भारतीय इनका संस्थापक कौन था, तो चिनकिलिच खां था। 1724 ईस्वी में चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि से सम्मानित किया था मोहम्मद शाह ने। हैदराबाद रियासत का अंतिम सुल्तान उस्मान अली खान बहादुर थे, हैदराबाद के अंतिम सुल्तान। हैदराबाद को 1857 में करनूल के स्थान पर आंध्र प्रदेश राज्य का राजधानी बनाया गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक प्रमुख नगर भी है हैदराबाद। तो ये हो गया 51 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है, सिंचित भंडार, ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा सिंचित भंडार है। तो ऑप्शन में से 92 नंबर का हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सिंचित भंडार जो है कोयले का पेंसिल्वेनिया राज्य से लेकर अलबामा तक है, अलबामा क्षेत्र तक, राज्यों तक, पेंसिल्वेनिया से लेकर अलबामा राज्य तक ये कोयले की सिंचित भंडार है। अल्पेशियन कोयले का क्षेत्र का विस्तार है, अल्पेशियन कोयले का क्षेत्र है ये। अगर कहें अल्पेशियन क्षेत्र तो अल्पेशियन ये क्षेत्र दुनिया का जो है विशाल भंडार के रूप में, कोयले के विशाल भंडार प्रदेश के रूप में अल्पेशियन प्रदेश जाना जाता है। अगर बात करें कोयले के भंडार के बारे में तो भारत का जो स्थान है 5वां स्थान है।
तो गेहूं की बात करें तो इनका जो है उत्पादन, जन्म, गेहूं का जन्म भूमि मध्य एशिया को माना जाता है, मध्य एशिया को। तो इनमें से भारत, रूस, अमेरिका नहीं होगा, चीन सबसे बड़ा उत्पादक था 2020 में। अगर भारत की बात करें तो पंजाब राज्य जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। उत्पादकता और उत्पादन में आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। उत्पादन में यूपी और उत्पादकता में यानी उपजाता है अधिक, और वहाँ जो है क्षेत्र कम है, उत्पादकता में अधिक है, मतलब कम क्षेत्र में अधिक उपजाता है। कहाँ? तो पंजाब में। और इनके क्षेत्र ज़्यादा हैं और यहाँ की मिट्टी भी बढ़िया है, तो यूपी में दूसरा स्थान, मतलब पहला स्थान यूपी का आएगा। लेकिन उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, यानी कम और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन कौन? तो पंजाब। तो ये हो जाएगा उत्पादकता और उत्पादन दोनों फर्स्ट है। आगे है निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को कौन विभाजित करता है? तो ये विंध्याचल श्रेणी जो है ये, तो यही सही हो जाएगा आपका, ए नंबर सही है। तो अगला क्वेश्चन 96 नंबर है निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ये नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो यही नहीं होती है। गंगावली, गोदावरी ये सब जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। गंगावली नदी उत्तर कन्नड़ जिले में अंगोला के पास अरब सागर में मिलती है। ठीक है, तो कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला में अंगोला के पास इधर बहती है। और नर्मदा नदी को जो है रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी को भ्रंश घाटी होकर बहती है। नर्मदा नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। आगे है अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, काली मिट्टी के लिए किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? काली मिट्टी के लिए आपका रैगुर शब्दावली का प्रयोग होता है। ये हो गया। काली मिट्टी उष्णकटिबंधीय चरनोजम ट्रॉपिकल ब्लैक, मतलब भी कहते हैं, इसका अर्थ ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को केवाल की संज्ञा दिया गया है। यूपी में क्या कहते हैं इसे? कैवाल। यूपी और बिहार में भी हल्का, तो केवाल। ठीक है, केवाल मिट्टी, केवाल किसे कहते हैं? तो काली मृदा को। 98 नंबर क्वेश्चन है किसमें तांबा ऐश का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा ऐश का सबसे बड़ा भंडार आपका राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान जो है 92% तांबा में है। हाँ, तांबा 92% जस्ता है, 92% जस्ता है। वहीं सीसा 50% उत्पादन करता है। सीसा का भी सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, और ये तांबा का भी। अगला नंबर क्वेश्चन है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के भाग निम्नलिखित में मैदानों में किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा के मैदान में जो है सम्मिलित है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग, तो मध्य गंगा में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी। इनकी नवीन मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भीलवाड़ा है वस्त्र उद्योग का केंद्र। भीलवाड़ा का प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है।
राजस्थान में सर्वाधिक सूती एवं कॉटन वस्त्र की मिलें भीलवाड़ा है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की टेक्सटाइल भी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग का राजधानी किसे कहते हैं? तो बॉम्बे को कहते हैं। बॉम्बे को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहेंगे तो कोयम्बटूर को कहेंगे। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहेंगे। वहीं मेवाड़ जो है टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुआ था 1938 में भीलवाड़ा में। अब भीलवाड़ा कहाँ है? तो ये मेवाड़ में है। और उत्तर भारत की मैनचेस्टर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का। 101 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा, सबसे कम है वन क्षेत्र आच्छादित चंडीगढ़ में। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो ये शिवालिक की भाग है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये ई नंबर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सोमेश्वर शिवालिक पर्वत श्रेणियों का भाग है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अप्रवाहित होती है? बिहार की भूमि अप्रवाहित होती है, तो डी हो जाएगा इसमें, महानदी और यमुना। नहीं, ये सिर्फ महानदी, डी नहीं होगा, तो सिर्फ महानदी होगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ अपवाहित लिखा हुआ है, हम अप्रवाहित मतलब प्रवाहित का उल्टा हम अप्रवाहित पढ़ लें, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा और ये यमुना भी हो जाएगा। लेकिन बिहार की भूमि निम्नलिखित में किस नदी प्रणाली से? तो ये यमुना नहीं होगा, ये गंगा हो जाएगा। ये यमुना तो बिहार से पहले आके मिल जाती है गंगा में। तो बिहार में गंगा की बात करें तो 445 किलोमीटर जो है ये बिहार में बहती है। और गंगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर सही है, बी नंबर। और 12 जिले से होके बहती है गंगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, बाल सुंदरी ताल करेल बालथर, ये पद जो है किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये बिहार की मिट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो कोई भी भूभाग जो है वन आच्छादित नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा है, तो इस में सब है। तो इनमें से जो है रोहतास है, भोजपुर, नवादा, इस वक्त जो है सब दे दिया है वन आच्छादित। तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कुल भौगोलिक भूभाग पर 7.84% क्षेत्र पर जो है वन आच्छादित है। 106 नंबर क्वेश्चन है, कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? तो ये कांटी, बाढ़, कहलगांव, नवीनगर ये ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। तो सी नंबर इसका हो जाएगा आंसर सही। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है बिहार में? ठीक है, बिहार में कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ना ही गया है, ना ही पटना है, ना ही भागलपुर है। ठीक है, सॉरी, ये नहीं है, ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है बिहार का। तो ये भागलपुर तो रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ये है रेशम उद्योग का विकास हुआ है।
और फिर ये सही है आपका। गया में जो है, गया में भी है सूती वस्त्र का उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग है गया में, मैनपुरा में। गया का मानपुर में है। फुलवारी शरीफ पटना में है आपका वस्त्र उद्योग केंद्र। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मधुबनी, बिहार शरीफ, किशनगंज में भी बस उद्योग का विकास हुआ है। तो ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ई नंबर सही गलत हो जाएगा, डी नंबर सही होगा। 108 नंबर है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है कितना? तो 43.9% है ग्रामीण साक्षरता दर। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो ये इनमें से जो है ब्रह्मी नदी का है सबसे कम। ये झारखंड के दुधवा पहाड़ी से निकलती है ब्राह्मणी नदी, और उड़ीसा की ये मौसमी नदी कहलाती है। तो ए नंबर सही है। वहीं बात करें 110 नंबर क्वेश्चन की, तो 110 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है पूछ रहे हैं। तो इनमें से नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा नकटी। ठीक है, बिहार का नकटी जो है ये आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। ये आपका कामर झील है, रामसर स्थल पक्षी अभ्यारण्य। फिर ये कुशेश्वर भी है। कांवर को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया, 39वां रामसर स्थल। और बिहार का रामसर स्थल जो है, बिहार का रामसर स्थल 39% क्षेत्र पर जो है बिहार में, उत्तर बिहार में पड़ता है। 90% क्षेत्र आर्द्र भूमि, 90% आर्द्र भूमि सारा पड़ता है बिहार का उत्तर में। तो ये हो गया 110 का ए नंबर सही है। अगला अब वीडियो में आपके लिए जो है राज्य व्यवस्था और इकोनॉमिक्स, ये दोनों लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।